अच्छा, लेक्चर नंबर 11 हम पढ़ रहे थे। जी मैम। लेक्चर नंबर 11 में ना ये वसीम ने एक क्वेश्चन करके भेजा, मैं उसका नाम ले रही हूँ, शायद उसको बुरा ही लग रहा हो, लेकिन अच्छी बात है, एक मिस्टेक बाकियों को भी पता चल जाएगी कि ये गलती ऐसे नहीं करनी। अच्छा, यस मैम। ये एग्जांपल थी, मैं एक मिनट प्रेजेंट कर लूँ स्क्रीन ताकि आपको नजर आए। एमन आप माइक्रोफोन बंद कर लो अभी तो। लेक्चर नंबर 11। अच्छा, ये लेक्चर नंबर 11 में एक एग्जांपल है कि f फ्रॉम a टू b एक R मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। देन 0 से कर्नल f से a से a फैक्टर कर्नल f टू 0 इज एग्जैक्ट। ये वाला जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस एग्जैक्ट सीक्वेंस होगा। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, एग्जैक्ट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी कि एग्जैक्ट सीक्वेंस में ए से बी और बी से सी, ए बी और सी हमारे पास 3 मॉड्यूल्स थे। तो ए से बी हमारे पास एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म था जिसका नाम एफ है, और बी से सी एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म जिसका नाम जी है। तो हम ये कहते थे ये जो सीक्वेंस की फॉर्म बनी है ये एग्जैक्ट सीक्वेंस होगा अगर कर्नल जी इक्वल आ जाए इमेज एफ के जी का कर्नल इक्वल आ जाए एफ के इमेज के, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये एग्जैक्ट सीक्वेंस है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की थी जिनमें से एक का प्रूफ किया हुआ था, एक का नहीं किया हुआ था। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, इसमें क्या कहा, लेट सी बी सब मॉड्यूल ऑफ एन आर मॉड्यूल डी। अगर सी जो है वो डी का सब मॉड्यूल होगा तो फिर हम इस तरह से एक सीक्वेंस बनाते हैं, 0 से सी से डी से डी फैक्टर सी और डी फैक्टर सी से 0। तो अब सी से डी तक हम आइडेंटिटी मैप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, कोई से भी दो सेट्स के दरमियान हम आइडेंटिटी मैप नहीं डिफाइन कर सकते। आइडेंटिटी मैप की डेफिनेशन क्या होती है, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, के हर एलिमेंट को अपने आप के ऊपर मैप करे। अब अगर ऐसा हो जाए कि सी सेट और डी सेट दोनों डिफरेंट सेट हैं तो वो सी के एलिमेंट्स को अपने आप के ऊपर कैसे मैप कर सकता है भला? ये क्वेश्चन सबके जहन में आना चाहिए ना कि आइडेंटिटी मैप है, आइडेंटिटी मैप ने क्या करना है, हर एलिमेंट को अपने आप के ऊपर मैप करना। अगर आइडेंटिटी मैप है C1 के ऊपर मैप हो रहा है तो आंसर भी C1 ही आएगा। अगर आई मैप C2 के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो आंसर भी C2 ही आएगा। अब अगर C और D दोनों बिल्कुल डिफरेंट सेट होते तो फिर तो हम आइडेंटिटी मैप डिफाइन नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, C क्या है, सबसेट है D का, C क्या है, D का सबसेट है। तो यहाँ हम आइडेंटिटी मैप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सी के अंदर तो वही एलिमेंट्स हैं जो डी के एलिमेंट्स हैं, तो सी तक के एलिमेंट्स के लिए आइडेंटिटी मैप डिफाइन होगा। आइडेंटिटी ऑफ C1 इक्वल टू C1 आ जाएगा, आई ऑफ C2 इक्वल टू C2 आ जाएगा, क्योंकि C1 C2 C3 जो कि सी के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे डी के अंदर मौजूद हैं। तो हम सबसेट से सेट तक जो है वो आइडेंटिटी मैप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से डी फैक्टर सी तक जो मैप डिफाइन किया इसको हमने नाम क्या दिया, पी का नाम दिया। पी क्या था, पी कैनोनिकल एपिमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन लास्ट हमने पिछले लेक्चर्स में देखी थी, यहाँ मैंने शायद इस एग्जांपल में डिफाइन भी किया हुआ है, पी ऑफ डी इज इक्वल टू डी प्लस सी, हाँ डिफाइन किया हुआ है। कैनोनिकल एपिमॉर्फिज्म की ये डेफिनेशन ना कि एक सेट से उसी सेट के फैक्टर सेट तक अगर हम, यहाँ मॉड्यूल्स हैं, ये डी मॉड्यूल है, डी फैक्टर सी क्या है, फैक्टर मॉड्यूल है। तो यहाँ तक अगर हम मैप डिफाइन करें तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, पी ऑफ डी इज इक्वल टू डी प्लस सी। ये आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको रिवाइज क्यों कर रही हूँ, ये जो क्वेश्चन मेरे पास आया है सोल्यूशन ग्रुप के अंदर, मैं उस सोल्यूशन को असल में डिस्कस करना चाहती हूँ। तो ये जो डेफिनेशन है ये कैनोनिकल एपिमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। तो अब अगर ऐसा है कि सब मॉड्यूल से मॉड्यूल फिर मॉड्यूल के सेक्टर मॉड्यूल तक सीक्वेंस बनाया, तो सब मॉड्यूल से मॉड्यूल तक जो मैप यूज करना है वो आइडेंटिटी होगा, और मॉड्यूल से सेक्टर मॉड्यूल तक जो मैप यूज करना है वो क्या होगा, कैनोनिकल एपिमॉर्फिज्म होगा।
तो इन दो मैप्स के साथ ये सीक्वेंस जो है ये एग्जैक्ट सीक्वेंस बनता है। अब ये जो कर्नल एफ वाला सीक्वेंस है ना, वो इसी वाले सीक्वेंस को यूज करके बनाया हुआ। कैसे कि एफ जो था ये ए से बी तक एक आर होमोमॉर्फिज्म था, ए से बी तक आर होमोमॉर्फिज्म। तो इस सीक्वेंस के अंदर मैंने ए तो लिया है, बी तो कहीं भी नहीं लिया, तो सीक्वेंस के अंदर एफ नहीं यूज होना, सीक्वेंस के अंदर ये वाले मैप्स यूज होने, आई और पी। मैंने ऊपर मैप्स लिखे भी हुए हैं, फिर भी आपने मैप यूज करते वक्त गलती कर ली है। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये बड़ी मैटर करती हैं प्योर के कोर्सेज में। तो आप लोग तो सिर्फ मेरे पास प्योर के ही बच्चे हो, तो आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें बॉदर करनी चाहिए। ये जब सेट के ऊपर लिखा हुआ है, सीक्वेंस के ऊपर लिखा हुआ है किस तरह से सीक्वेंस बना, 0 से कर्नल एफ से ए से ए फैक्टर कर्नल एफ। अगर हम देखें इन दोनों एग्जांपल्स को कंपेयर करें तो ये वाला जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में था। मैं यहीं पे नीचे ही देख लेती हूँ, लिखा हुआ है मेरे ख्याल से दोबारा। ये यहाँ पे क्या था, सी सब मॉड्यूल है डी का, डी से डी फैक्टर सी तक हमारे पास दूसरा मॉड्यूल हमने लिया, सी सब मॉड्यूल ऑफ डी, डी से डी फैक्टर सी तक, सी से डी तक मैप आई, डी से डी फैक्टर सी तक मैप पी, जो कि क्या है कैनोनिकल एपीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे भी तो यही चीज है ना, कर्नल एफ क्या होता है, सब मॉड्यूल होता है ए का, होता है कि नहीं होता? ये बात मुझे जरा माइक्रोफोन ऑन करके बताओ तुम लोग। अगर एफ जो है वो ए से बी तक है तो क्या कर्नल एफ ए का सब मॉड्यूल होगा? हाँ भाई, ये जवाब देगा। क्या कर्नल एफ ए का सब मॉड्यूल होगा? ये बात तो हमने प्रूव की थी ना लेक्चर नंबर 5 या 6 में। खोलो अब मैं लेक्चर 6, लेक्चर नंबर 5 में देखते हैं क्या है। ये है कर्नल एफ, जी इस लेक्चर में नहीं प्रूफ किया हुआ, शायद हमने लेक्चर 4 में ये कर लिया था क्लास के अंदर ही। ये है, ये एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर आर कोई भी रिंग है, एफ फ्रॉम ए टू बी आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, तो क्या होगा, कर्नल एफ क्या होगा, ए का सब मॉड्यूल होगा। तो यहाँ पे अब हम दोबारा आते हैं अपने इस लेक्चर के ऊपर। हम ये कह रहे हैं कि कर्नल एफ ए का सब मॉड्यूल है, फिर ए से ए फैक्टर कर्नल एफ तक हमने एक मॉड्यूल लिया है, तो यहाँ सब मॉड्यूल से मॉड्यूल तक जो मैप यूज करना है वो आई होगा, और मॉड्यूल से फैक्टर मॉड्यूल तक जो मैप यूज करना है वो क्या होगा, पी होगा। तो फिर इस आई और पी को यूज करते हुए आपने चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस एग्जैक्ट है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर वाली एग्जांपल को यूज कर लिया। यहाँ हमने जनरली एक बात प्रूव कर दी थी कि अगर डी कोई भी मॉड्यूल है, सी उसका सब मॉड्यूल है, तो सी से डी तक और डी से डी फैक्टर सी तक ये आई मैप और यहाँ पे पी मैप को यूज करते हुए ये सीक्वेंस जो है ये एग्जैक्ट सीक्वेंस बन जाता है। तो ये इसी एग्जांपल को यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि कर्नल एफ क्योंकि सब मॉड्यूल है ए का, तो यहाँ पे हम आई मैप यूज करें, यहाँ पे पी मैप यूज करें, तो ये सीक्वेंस जो है ये एग्जैक्ट सीक्वेंस होगा। अगर आप इस एग्जांपल को प्रूव करना भी चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे प्रूव करेंगे जैसे ये वाली एग्जांपल प्रूव हुई है, ये वाली एग्जांपल जिस तरह प्रूव हुई है बिल्कुल उस तरह से प्रूव करेंगे। मैप्स आपने कौन कौन से यूज करने हैं, आई और पी, आपने एफ और जी खुद से नहीं कुछ ले लेने। अच्छा, ये जो वसीम ने क्वेश्चन किया था, इनका क्वेश्चन मैं जरा सामने खोल लेती हूँ। क्वेश्चन था, अच्छा ये जो एच हमने लिया, आपने लिया यहाँ पे कर्नल एफ से ए तक, आपने कह दिया एच ऑफ 0 इज इक्वल टू ए। कर्नल एफ में सिर्फ 0 नहीं होता, कर्नल एफ में ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर एफ अप्लाई करें तो आंसर 0 आ जाता है। तो आप एच ऑफ 0 इज इक्वल टू ए नहीं डिफाइन कर सकते।
आपने जब कर्नल एफ से ए तक मैप लेना है उसका नाम आपने आई रखना है, आइडेंटिटी मैप, और ए से ए फैक्टर कर्नल एफ तक जो मैप लेना है उसका नाम आपने पी रखना है, जो कि क्या होगा, कैनोनिकल एपिमॉर्फिज्म होगा। ठीक हो गया। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 12। अच्छा, लेक्चर नंबर 12 में एग्जैक्ट सीक्वेंसेस को लेते हुए हमारे पास एक थ्योरम है जिसका नाम है शॉर्ट पाइप लेमा। Let R be a ring and the diagram is commutative of R modules। डायग्राम नीचे बनी हुई है। डायग्राम के कम्यूटेटिव होने के क्या मतलब है अभी हम सीख लेते हैं। एंड R मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, कि R कोई भी रिंग है और एक डायग्राम जो कि कम्यूटेटिव है, उस डायग्राम के अंदर है क्या, R मॉड्यूल्स हैं और R मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स हैं। सच दैट ईच रो इज शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस, कि हर रो जो है ये शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस है। ये डायग्राम है। अब रो ये वाली है, ये वाली रो, एक रो जिसके अंदर ए मॉड्यूल, बी मॉड्यूल और सी मॉड्यूल, और मॉड्यूल्स के साथ होमोमॉर्फिज्म्स क्या हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी और जी फ्रॉम बी टू सी। फिर दूसरी रो जिसके अंदर ए प्राइम, बी प्राइम और सी प्राइम मॉड्यूल्स, और इनके साथ होमोमॉर्फिज्म्स क्या हैं, एफ प्राइम और जी प्राइम। तो हम ये कहते हैं कि ये जो दोनों रोज हैं ये क्या है, शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंसेस हैं। असल में शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंसेस हैं, तो हमें क्या पता चला कि कर्नल ऑफ जी इक्वल होगा इमेज ऑफ एफ के, और यहाँ से क्या पता चला, कर्नल ऑफ जी प्राइम इक्वल होगा इमेज ऑफ एफ प्राइम के। फिर दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखी है कि ये जो डायग्राम है ये कम्यूटेटिव है। डायग्राम के कम्यूटेटिव होने का मतलब असल में ये होता है कि अगर एक मैप है जी फ्रॉम बी टू सी, और यहाँ से हम आगे चलें, सी के एलिमेंट्स को आगे मैप करें सी प्राइम तक, तो किसको यूज करेंगे, गैमा को। तो गैमा इंटू जी, ये एक हमारे पास मैप बन गया दोनों को कंपोजिशन लेने से। जी मैप है बी से सी तक, गैमा मैप है सी से सी प्राइम तक। अगर हम इन दोनों की कंपोजिशन ले लें तो कंपोजिशन किस तरह से डिफाइन होगी, गैमा पहले और बाद में लिखेंगे जी। बाद में क्यों जी लिखेंगे, क्योंकि गैमा जी का जो कंपोजिशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है और सी प्राइम तक जा रहा है। तो इसी तरह से दूसरी साइड पे हम देखते हैं बी से और कौन सा मैप स्टार्ट हो रहा है, बी से एक मैप बीटा भी तो स्टार्ट हो रहा है, और साथ में इसी को आगे एक्सटेंड करें तो बी प्राइम से आगे कहाँ तक मैप जा रहा है, सी प्राइम तक। तो ये वाला जो मैप बनेगा इसको कैसे लिखेंगे, इन दोनों की कंपोजिशन, इसको लिखने का तरीका ये होगा, जी प्राइम पहले लिखेंगे बाद में लिखेंगे बीटा। तो क्या हमें कम्यूटेटिविटी ऑफ डायग्राम से क्या पता चला कि गैमा जी इक्वल होना चाहिए जी प्राइम बीटा के। डायग्राम कम्यूटेटिव तब होगी अगर हम कहेंगे गैमा जी इक्वल होगा जी प्राइम बीटा के। अगर आपके पास कोई पेज पेंसिल है तो आप इस बात को लिख लें कि डायग्राम के कम्यूटेटिव होने का मतलब ये है कि गैमा जी इक्वल होगा जी प्राइम बीटा के। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे बीटा एफ इक्वल होगा एफ प्राइम अल्फा के। दोबारा मैं बोल रही हूँ, गैमा जी इक्वल होगा जी प्राइम बीटा के। और इसी तरह दूसरा पार्ट हम डायग्राम का देखें तो यहाँ पे बीटा एफ इक्वल होगा एफ प्राइम अल्फा के। बीटा एफ कहाँ से शुरू हो रहा है, ए से, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, बी प्राइम तक। इसी तरह से एफ प्राइम अल्फा शुरू हो रहा है ए से और कहाँ पे खत्म हो रहा है, बी प्राइम तक। ए से बी प्राइम तक हमें दो मैप्स मिले, एक क्या था बीटा एफ और दूसरा क्या एफ प्राइम अल्फा। ये दोनों डिफरेंट मैप्स होंगे, लेकिन अगर हमने ये लिख दिया है कि डायग्राम कम्यूटेटिव है तो फिर ये दोनों मैप्स सेम होंगे। सेम कैसे, कि बीटा एफ इक्वल होगा एफ प्राइम अल्फा के। अच्छा, तो शॉर्ट पाइप लेमा में हम क्या कहते हैं कि अगर ये सारी हमारी सपोजिशन है, सपोजिशन क्या है कि आर कोई भी रिंग है और डायग्राम कम्यूटेटिव है, और डायग्राम के अंदर क्या है, आर मॉड्यूल्स एंड आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स सच दैट ईच रो इज शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस, कि हर रो शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस भी है। मतलब कर्नल जी इक्वल टू इमेज एफ है, कर्नल जी प्राइम इक्वल टू इमेज एफ प्राइम है, और डायग्राम कम्यूटेटिव है। ये दो हमारी सपोजिशंस हैं। ये सारे ए बी सी और ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम आर मॉड्यूल्स हैं, और ये सारे आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स हैं। क्या एफ जी एफ प्राइम जी प्राइम अल्फा बीटा और गैमा ये सारे क्या हैं,
आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स हैं। तो शॉर्ट फाइव लेमा की स्टेटमेंट हमें बताती क्या है, इन सारी सपोजिशंस के बाद अगर अल्फा और गैमा मोनोमॉर्फिज्म्स होंगे, मोनोमॉर्फिज्म क्या, 1 to 1, अल्फा और गैमा मोनोमॉर्फिज्म्स होंगे तो बीटा भी मोनोमॉर्फिज्म होगा। शॉर्ट फाइव लेमा हमें यह बताता है कि अगर अल्फा और गैमा मोनोमॉर्फिज्म होंगे तो बीटा भी मोनोमॉर्फिज्म होगा। मतलब साइड वाले दोनों मैप्स की सपोजिशन लेते हैं तो सेंटर वाले मैप को शो करते हैं कि वो भी उसी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। अगर अल्फा और गैमा एपीमॉर्फिज्म होंगे तो बीटा भी एपीमॉर्फिज्म होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर अल्फा और गैमा आइसोमॉर्फिज्म होंगे तो बीटा भी आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या कि अगर अल्फा और गैमा मोनोमॉर्फिज्म हैं तो बीटा भी मोनोमॉर्फिज्म होगा। इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। Contrarily, suppose that kernel beta is not equal to 0. मोनोमॉर्फिज्म को या हम ये कह लें कि बीटा को 1 to 1 प्रूव करने का एक तरीका ये भी तो है कि हम ये शो कर दें कि कर्नल बीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। जैसे लेक्चर 5 में हमने ये कहा था, लेक्चर 5 में कि कर्नल f is equal to 0 if and only if f is 1 to 1। ये प्रूफ किया हुआ है इसका, और पेज 1 के ऊपर इसकी स्टेटमेंट दी हुई है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट कि f from a to b and r मॉड्यूल मोनोमॉर्फिज्म if and only if कर्नल f is equal to 0। कि अगर एक होमोमॉर्फिज्म का कर्नल जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, f को, कि ये 1 to 1 होगा। तो इस वाली चीज को अब हम यूज करेंगे इसके अंदर कि अगर हमने बीटा को 1 to 1 प्रूव करना है तो हम ये शो कर देंगे कि कर्नल बीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन सपोज हमने कॉन्ट्रेरिली ये कर लिया कि कर्नल बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, कि ये 0 के इक्वल नहीं है। फिर हम जब हम प्रूव करना शुरू करेंगे तो बीच में कहीं ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। अगर ये कर्नल बीटा इक्वल टू 0 नहीं है तो इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा, लेट बी बिलोंग टू बी सच दैट बीटा ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तो जाहिर है कर्नल बीटा के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट बी है। बीटा कहाँ से कहाँ तक है, बीटा मैप कहाँ से कहाँ तक है, बी से बी प्राइम तक। तो बीटा जो कर्नल ऑफ बीटा होगा उसके अंदर एलिमेंट्स कहाँ से होंगे, बी में से होंगे। इसीलिए हमने बी का एलिमेंट लिया। लेट बी बिलोंग टू बी सच दैट बीटा ऑफ बी इज इक्वल टू 0। वी मस्ट शो दैट कि बी इज इक्वल टू 0। तो हमें शो ये करना है कि बी जो है वो 0 है। बाय कम्यूटेटिविटी ऑफ डायग्राम, डायग्राम की कम्यूटेटिविटी से हमें पता है कि गैमा जी इज इक्वल टू जी प्राइम बीटा। हम चेक कर लेते हैं डायग्राम की कम्यूटेटिविटी में। जैसे मैं अभी बता रही थी, कम्यूटेटिविटी ऑफ डायग्राम हमें क्या बताती है, गैमा जी इज इक्वल टू जी प्राइम बीटा। तो इसको हम यूज करेंगे। तो क्योंकि ये सेट बी से स्टार्ट होता है, गैमा जी कहाँ से स्टार्ट होता है देख लेते हैं हम। गैमा इंटू जी कहाँ से स्टार्ट होगा, बी से, और खत्म कहाँ पे होगा, सी प्राइम पे। तो गैमा जी को जब हम अप्लाई करेंगे किसी एलिमेंट के ऊपर तो वो एलिमेंट कहाँ का होगा, बी का। गैमा जी ऑफ बी इज इक्वल टू जी प्राइम बीटा ऑफ बी। अब जी प्राइम बीटा जो है ये भी तो बी से स्टार्ट हो रहा है। बीटा बी से बी प्राइम तक था, फिर बी प्राइम से सी प्राइम तक क्या था, जी प्राइम। तो इन दोनों की कंपोजिशन को हम कैसे लिखेंगे, जी प्राइम बीटा फ्रॉम बी टू सी प्राइम। तो डायग्राम की कम्यूटेटिविटी हम यूज कर रहे हैं, गैमा जी ऑफ बी इज इक्वल टू जी प्राइम बीटा ऑफ बी। तो हम ये काम देखते हैं आगे कैसे चलता है। सो गैमा जी ऑफ बी इज इक्वल टू जी प्राइम बीटा ऑफ बी, क्योंकि इक्वल टू 0 है उसकी वैल्यू पुट कर दी। दिस इम्प्लाइज दैट gamma of g of b is equal to 0। g prime of 0 is equal to 0 as g prime is homomorphism। एक जो होमोमॉर्फिज्म है वो 0 को हमेशा 0 के ऊपर ही मैप करता है। This implies that g of b is equal to 0। This implies that b belongs to kernel g। कर्नल g की यही डेफिनेशन होगी कि अगर g of b is equal to 0 आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने यूज किया ना कि g of b is equal to 0, यहाँ मैंने क्या यूज किया, बिकॉज गैमा इज 1 to 1। क्योंकि गैमा 1 to 1 है, इस वजह से गैमा ऑफ सम एलिमेंट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट खुद भी 0 होगा। मतलब हम यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं कि कर्नल ऑफ गैमा इज इक्वल टू 0 बिकॉज गैमा इज 1 to 1। तो g of b इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट b बिलोंग्स टू कर्नल g। अब b क्योंकि कर्नल g में चला गया,
साथ ही हमें ये भी पता है कि ये जो डायग्राम है इसकी हर रो क्या है, एग्जैक्ट है। तो हम इसकी ऊपर वाली ये वाली जो रो है इसकी एग्जैक्टनेस को यूज करते हैं। तो कर्नल जी किसके इक्वल आ गया, इमेज ऑफ एफ के। कर्नल जी इक्वल है इमेज ऑफ एफ के। तो हम कर्नल जी की जगह पे लिख सकते हैं इमेज एफ। यही काम हमने किया। अगर बी कर्नल जी में है तो इसका मतलब है कि बी बिलोंग्स टू इमेज एफ। दिस इम्प्लाइज दैट, अब इमेज एफ की डेफिनेशन को यूज करेंगे। देयर एग्जिस्ट सम ए बिलोंग टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। इमेज एफ, क्योंकि एफ जो है वो कहाँ से है, ए से बी तक। एफ है ए से बी तक। तो एफ, अगर हमने इमेज एफ में एक एलिमेंट लिया है तो हमें पता है कि उस एलिमेंट के लिए पीछे ए में कोई एलिमेंट ए होगा सच दैट कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ का एलिमेंट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया कि क्योंकि बी बिलोंग कर रहा है इमेज एफ से, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट सम ए बिलोंग टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। अगेन यूजिंग कम्यूटेटिविटी ऑफ डायग्राम, अब दोबारा हम डायग्राम की कम्यूटेटिविटी, अब दूसरी वाली साइड की कम्यूटेटिविटी यूज की। दूसरी वाली साइड की कम्यूटेटिविटी हमें क्या बताती थी कि एफ प्राइम अल्फा इज इक्वल टू बीटा एफ। क्या है, एफ प्राइम अल्फा इज इक्वल टू बीटा एफ। तो अगेन यूजिंग कम्यूटेटिविटी, ये f prime alpha of a is equal to beta f of a. This implies that f prime alpha of a is equal to beta of b. मैंने क्या किया, f of a की जगह पे b लिख दिया, क्योंकि यहाँ हम शो कर दिया है कि f of a is equal to b, तो f of a की जगह पे b लिख दिया। This implies that f prime alpha of a is equal to 0. अब अगर f prime alpha of a is equal to 0 आ गया तो हमें क्या पता चला, फ्रॉम डायग्राम वी कैन सी दैट f prime is मोनोमॉर्फिज्म। डायग्राम को यूज करते हुए हम देख सकते हैं कि एफ प्राइम जो है वो मोनोमॉर्फिज्म है। सो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब आप एक बात नोट करें कि अगर दो फंक्शंस की कंपोजिशन है एफ प्राइम इंटू अल्फा, एक एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहा है और आंसर 0 आ जाता है, तो हम यहाँ से अल्फा ऑफ ए मतलब इस एलिमेंट को हम कह सकते हैं इज इक्वल टू 0 सिर्फ उस वक्त अगर ये वाला मैप मोनोमॉर्फिज्म होगा, मतलब 1 to 1 होगा। तो अब क्योंकि एफ प्राइम मोनोमॉर्फिज्म है इसलिए एफ प्राइम इंटू अल्फा ऑफ ए अगर इक्वल टू 0 है तो हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा ऑफ ए इज इक्वल टू 0। आल्सो अल्फा इज मोनोमॉर्फिज्म, अल्फा मोनोमॉर्फिज्म है, ये हमारी सपोजिशन से। सपोजिशन में हमने कहा था ना कि अल्फा और गैमा अगर दोनों यहाँ अगर अल्फा और गैमा मोनोमॉर्फिज्म होंगे तो बीटा भी मोनोमॉर्फिज्म होगा। हर स्टेप में कुछ ना कुछ लॉजिक पीछे से आती है सपोजिशन में से। तो यहाँ पे अल्फा अल्फा इज मोनोमॉर्फिज्म, क्योंकि अल्फा भी मोनोमॉर्फिज्म है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं a इज इक्वल टू 0। हेंस b इज इक्वल टू f ऑफ a, ये हमने शो किया था कि b जो है वो इक्वल है f ऑफ a के। दिस इज इक्वल टू f ऑफ 0, क्योंकि अब हमने ये भी शो कर दिया कि a इज इक्वल टू 0 है और f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमेशा होमोमॉर्फिज्म जो है वो 0 को 0 पे मैप करेगा। तो b इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। तो हमने प्रूफ कहाँ से शुरू किया था, मैं एक बार इस प्रूफ को थोड़ा सा रिव्यू कर देती हूँ कि हमने क्या कहा था स्टार्ट में कि अगर हम सपोज कर लें कर्नल ऑफ बीटा नॉट इक्वल टू 0 तो कर्नल ऑफ बीटा में कोई ना कोई एलिमेंट बी जरूर होगा। तो फिर हम शो ये करेंगे कि अगर ये एलिमेंट बी इसमें मौजूद है तो लाजमी इस बी को भी 0 होना चाहिए, कि अगर ये वाला बी 0 होगा तो तभी तो कर्नल ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 होगा, और अगर कर्नल ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारी ये बात प्रूव होगी कि बीटा इज 1 to 1। होमोमॉर्फिज्म तो ये पहले ही थे, ये सारे के सारे मैथ्स जो हैं सारे के सारे एफ जी अल्फा बीटा गैमा एफ प्राइम जी प्राइम, ये सारे के सारे होमोमॉर्फिज्म तो हैं। अगर मोनोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो हमारे लिए क्या काम रह गया, सिर्फ 1 to 1 प्रूव करना। तो हमें क्या शो करना था, कर्नल ऑफ बीटा को इज इक्वल टू 0। हमने सेट बी में से एक एलिमेंट लिया, इसको बीटा ऑफ बी इज इक्वल टू 0 ले लिया और शो ये करना है कि b इज इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू 0 शो करने के लिए कभी हम डायग्राम की कम्यूटेटिविटी यूज करते हैं, कभी हम गैमा का 1 to 1 होना यूज करते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि एग्जैक्ट
सीक्वेंस का एग्जैक्ट होना यूज करते हैं, फिर दोबारा से डायग्राम की कम्यूटेटिविटी यूज करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं एफ प्राइम का 1 to 1 होना यूज करते हैं, फिर अल्फा का 1 to 1 होना यूज करते हैं। ये सारा यूज करते 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 आखिर में हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, b इज इक्वल टू 0। यही हमें शो करना था, तो कर्नल बीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट बीटा इज मोनोमॉर्फिज्म, यही बात यहाँ लिखी, दिस इम्प्लाइज दैट बीटा इज मोनोमॉर्फिज्म। अब इसी थ्योरम का जो पार्ट 2 है इसमें हमें क्या शो करना है। पार्ट 2 के अंदर ये है कि अगर अल्फा और गैमा एपीमॉर्फिज्म हैं तो बीटा को भी एपीमॉर्फिज्म शो करना है। अल्फा और गैमा, ये अल्फा और गैमा अगर एपीमॉर्फिज्म हैं तो बीटा को भी एपीमॉर्फिज्म, मतलब बीटा को 1 to 1 शो करना है। तो बीटा को 1 to 1 शो करने के लिए हमें क्या करना है कि बी प्राइम के एक एलिमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग बी में एक एलिमेंट मौजूद होगा सच दैट के बीटा ऑफ बी इज इक्वल टू बी प्राइम आ जाए। सॉरी, तो हम इसको देखते हैं कि एपीमॉर्फिज्म के लिए वही बात जो मैंने पहले बोली कि लेट बी प्राइम बिलोंग टू बी प्राइम, वी नीड टू शो दैट देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन बी सच दैट सम एलिमेंट, वो सम एलिमेंट हमें नहीं पता कि वो स्मॉल बी की फॉर्म में आता है या किस फॉर्म में आता है। देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन बी सच दैट बीटा ऑफ दैट सम एलिमेंट इक्वल आ जाए बी प्राइम के। ये जो सम एलिमेंट है ये हमने ढूंढना है इस सारे काम के अंदर। तो हमने फॉर बी प्राइम बिलोंग टू बी प्राइम, जी प्राइम ऑफ बी प्राइम बिलोंग करेगा सी प्राइम से। जी प्राइम अगर हम अप्लाई करते हैं, डायग्राम को बार बार देखना बड़ा जरूरी है। अगर बी प्राइम के एलिमेंट के ऊपर हम जी प्राइम अप्लाई कर दें तो आंसर किस में चला जाएगा, सी प्राइम में चला जाएगा। यही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि बी प्राइम के ऊपर अगर जी प्राइम अप्लाई किया, जी प्राइम ऑफ बी प्राइम बिलोंग करेगा सी प्राइम से। This implies that g prime of b prime is equal to gamma of c for some c belong to c because gamma is onto। अब c prime के हर एलिमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग c में कोई ना कोई एलिमेंट होगा सच दैट कि उसके ऊपर गैमा अप्लाई करें तो वो c प्राइम का एलिमेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि गैमा ऑन टू है, तो गैमा के ऊपर ऑन टू की डेफिनेशन यूज की, तो g प्राइम ऑफ b प्राइम इज इक्वल टू गैमा ऑफ c फॉर सम c बिलोंग टू c बिकॉज गैमा इज ऑन टू। Now by exactness of top row, अब top row की exactness अगर हम यूज करें तो हमें क्या पता चलेगा, G is epimorphism। top row की exactness के ये यहाँ पे क्या है कि हमें कैसे पता चला कि G जो है ये एपीमॉर्फिज्म है, मतलब ऑन टू है। ये हमें इस तरह से पता चला कि यहाँ पे जो मैप होगा जिसको हम क्या नाम देते हैं, जीरो मैप का नाम देते हैं, जो सी के हर एलिमेंट को जीरो के ऊपर अप्लाई करेगा। तो जीरो मैप का कर्नल इक्वल आ जाए इमेज ऑफ जी के, तो जीरो मैप का कर्नल जो है वो तो पूरा का पूरा सी आ जाएगा। तो इसका मतलब है इमेज ऑफ जी इक्वल टू सी। इमेज ऑफ जी इक्वल टू सी होने का मतलब है कि जी इज ऑन टू। तो G का ऑन टू होना अब हम यूज करेंगे, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस एग्जैक्ट है तो हमें ये पता चलता है G ऑन टू होता है और F 1 to 1 होता है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे था। तो G का ऑन टू होना अब हम कैसे यूज करेंगे कि यहाँ पे नाउ बाय एग्जैक्टनेस ऑफ टॉप रो वी नो दैट G इज एपीमॉर्फिज्म। हमें पता चलता है कि G जो है ये एपीमॉर्फिज्म है। फॉर C बिलोंग टू C, C के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट सम B बिलोंग टू B सच दैट C इज इक्वल टू G ऑफ B। अब G के ऑन टू की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी है कि C के हर एलिमेंट के लिए B में कोई एलिमेंट होगा सच दैट कि C इक्वल टू G ऑफ B आ जाएगा। यूजिंग कम्यूटेटिविटी ऑफ डायग्राम, डायग्राम की कम्यूटेटिविटी यूज की, G प्राइम बीटा इक्वल है गैमा G के। तो जी प्राइम बीटा ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा, गैमा जी ऑफ बी। बोथ साइड्स के ऊपर हमने बी एलिमेंट के ऊपर दोनों मैप्स को अप्लाई कर दिया। बी के ऊपर कैसे अप्लाई किया, क्योंकि बीटा मैप जो है वो बी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने बी पे, इसी तरह जी मैप बी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने बी पे मैप किया। तो जी प्राइम बीटा ऑफ बी इज इक्वल टू गैमा जी ऑफ बी। दिस इम्प्लाइज दैट जी प्राइम बीटा ऑफ बी इज इक्वल टू गैमा ऑफ
सी, क्योंकि जी ऑफ बी जो था ये इक्वल टू सी था, हमने यहाँ पे ये लिख दिया। दिस इम्प्लाइज दैट जी प्राइम बीटा ऑफ बी इज इक्वल टू गैमा ऑफ सी किसके इक्वल है, जी प्राइम ऑफ बी प्राइम के। अभी हमने यहाँ पे शो किया कि गैमा ऑफ सी जो है ये इक्वल है जी प्राइम ऑफ बी प्राइम के। हमने गैमा ऑफ सी की जगह पे लिख दिया जी प्राइम ऑफ बी प्राइम। दिस इम्प्लाइज दैट जी प्राइम ऑफ बीटा ऑफ बी माइनस बी प्राइम, मतलब इस एलिमेंट को इधर ले आए, फिर हमने जी प्राइम को बाहर लिख दिया और वो अप्लाई किसके ऊपर हो रहा है, बीटा ऑफ बी और बी प्राइम। अब ये जी प्राइम को हम इस तरह अलग क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जी प्राइम जो है ये होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को यूज करते हुए जी प्राइम ऑफ बीटा ऑफ बी माइनस बी प्राइम इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो पूरा का पूरा एलिमेंट है बीटा ऑफ बी माइनस बी प्राइम, ये किस में चला गया, कर्नल ऑफ जी प्राइम में। तो बीटा ऑफ बी माइनस बी प्राइम बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ जी प्राइम। Exactness of bottom row tells that kernel of G prime is equal to image of F prime, कि कर्नल ऑफ जी प्राइम जो है वो इमेज ऑफ एफ प्राइम के इक्वल है, इसलिए ये पूरा का पूरा एलिमेंट किस में चला जाएगा, इमेज ऑफ एफ प्राइम में। तो बीटा ऑफ बी माइनस बी प्राइम बिलोंग्स टू इमेज ऑफ एफ प्राइम। देयर एग्जिस्ट सम ए प्राइम बिलोंग टू ए सच दैट एफ प्राइम ऑफ ए प्राइम इज इक्वल टू इमेज ऑफ एफ प्राइम की डेफिनेशन को यूज करते हुए कि कोई एलिमेंट ए में मौजूद है सच दैट के उसके ऊपर एफ प्राइम अप्लाई करेंगे तो वो इस एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा। तो एफ प्राइम ऑफ ए प्राइम इज इक्वल टू बीटा ऑफ बी माइनस बी प्राइम। सिंस अल्फा इज एपिमॉर्फिज्म, अब क्योंकि अल्फा एपिमॉर्फिज्म है, सो देयर एग्जिस्ट सम ए बिलोंग टू ए सच दैट ए प्राइम इज इक्वल टू अल्फा ऑफ ए। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये ए कैपिटल ए के ऊपर भी प्राइम आएगा, ए प्राइम बिलोंग टू ए प्राइम, यहाँ पे जो है वो ए है। देयर एग्जिस्ट सम ए बिलोंग टू ए सच दैट ए प्राइम इज इक्वल टू अल्फा ऑफ ए। दिस इम्प्लाइज दैट अब ए प्राइम की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, एफ प्राइम ऑफ अल्फा ऑफ ए इज इक्वल टू ये वाला इसी तरह से रहा बीटा ऑफ बी माइनस बी प्राइम। अब दोबारा से कम्यूटेटिविटी ऑफ डायग्राम यूज की तो एफ प्राइम अल्फा जो है वो किसके इक्वल है, बीटा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ प्राइम अल्फा ऑफ ए। तो एफ प्राइम अल्फा की जगह पे अब हम लिख सकते हैं बीटा एफ। सो बीटा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बीटा ऑफ बी माइनस बी प्राइम। नाउ कंसीडर बी माइनस एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। अब अगर हम सेट बी में एक एलिमेंट इस तरह से कंसीडर करें, बी माइनस एफ ऑफ ए, बी तो एलिमेंट्स हैं ही बी के, तो एफ ऑफ ए जो एलिमेंट्स हैं ये भी तो बी के अंदर ही मौजूद हैं, तो बी माइनस एफ ऑफ ए जो है ये भी बी में मौजूद होगा। तो सच दैट बीटा ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बीटा, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसको दोनों के ऊपर अलग-अलग कर सकते हैं, बीटा ऑफ बी माइनस बीटा ऑफ एफ ऑफ ए। अब बीटा ऑफ एफ ऑफ ए की जगह पे बीटा एफ ऑफ ए इक्वल है बीटा ऑफ बी माइनस बी प्राइम के। हम ये लिख सकते हैं बीटा ऑफ बी माइनस बीटा ऑफ बी प्लस बी प्राइम, क्योंकि ये वाला माइनस जो है इस वाले माइनस को इसने प्लस कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, बीटा एफ ऑफ ए की जगह पे ये वैल्यू पुट की है, बीटा ऑफ बी माइनस बी प्राइम था, इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया। तो अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो बाकी क्या बचा, बी प्राइम। तो मैं जैसे आपको शुरू में बताया था कि बी प्राइम के लिए हमें ये शो करना है, जब हमने पार्ट 2 का प्रूफ स्टार्ट किया, हमें क्या करना है कि बी प्राइम के एक एलिमेंट बी प्राइम के लिए हमें ये शो करना है कि देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन बी सच दैट बीटा ऑफ दैट सम एलिमेंट इज इक्वल टू बी प्राइम। अब वो सम एलिमेंट हमें किस तरह की फॉर्म में मिला है, वो बीटा ऑफ बी माइनस बी प्राइम के एलिमेंट की फॉर्म में मिला है, सॉरी बीटा ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की फॉर्म में। तो कैसा एलिमेंट मिला है कि बी माइनस एफ ऑफ ए एक एलिमेंट है जो कि किसका एलिमेंट है, बी का, जिसके ऊपर बीटा अप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाता है, बी प्राइम। यही हमें शो करना था कि हर बी प्राइम के लिए बी के अंदर कोई एलिमेंट होगा कि उस कोई एलिमेंट के ऊपर बीटा अप्लाई करें तो आंसर बी प्राइम आ जाए, हेंस बीटा इज ऑन टू। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 में, पार्ट 1 में हमने क्या शो किया, हम यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट्स में
कि अगर अल्फा और गैमा मोनोमॉर्फिज्म है तो बीटा भी मोनोमॉर्फिज्म है। पार्ट 2 में शो किया कि अगर अल्फा और गैमा एपीमॉर्फिज्म हैं तो बीटा भी एपीमॉर्फिज्म है। अब पार्ट 3 जो है वो तो इन दोनों को यूज करते हुए बगैर कोई मैथमेटिकल स्टेप्स किए सिर्फ थ्योरेटिकली हम ये बात कह सकते हैं कि अगर अल्फा और गैमा आइसोमॉर्फिज्म हैं तो इसका मतलब है कि वो अल्फा और गैमा मोनोमॉर्फिज्म भी हैं और एपीमॉर्फिज्म भी हैं। तो इसका मतलब है इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट बीटा इज आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि अगर